अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 70 सालों पर मुहित ताल्लुकात का बिलाशुबा एक तारीख़ी दिन है, बड़ा अहम दिन है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरे पाकिस्तान किसी भी आला तरीन सऊदी शख्सियत का 16 सालों के बाद पहला हाई प्रोफाइल दौरा है। मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दौरे में सऊदी अरब और पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे भी होंगे। अब से कुछ देर पहले आपने लाइव स्क्रीन्स पर देखा कि MOUs पर दस्तखत भी हुए। एक तकरीब हुई प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में जिससे दीगर ममालिक का सरमायाकारी के लिए यकीनन एक एतमाद जो है वो भी बहाल होगा और मुआशी इस्तेहकाम भी इंशाल्लाह आएगा। लेकिन इस सरमायाकारी के जो असरात हैं आखिर ये नुमाया होने में कितना वक्त लग जाएगा? क्या जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी है ये यकमुश्त होगी या फिर जो आइंदा आने वाले 5 सालों का ये एक बड़ा प्लान है? सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बेमिसाल ताल्लुकात एक तरफ, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जो ममालिक के दरमियान दोस्तियाँ होती हैं ये मफादात होते हैं, दोस्तियाँ नहीं होती। ज़ाती मफादात को सबसे पहले मद्देनज़र रखा जाता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से आखिर सऊदी मफादात क्या हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या चाहता है? जबकि दूसरी तरफ हकीकत ये भी है कि अगर आज सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सरमायाकारी कर रहा है, तो रूस और जो खलीजी दूसरे कंट्रीज़ हैं इस सरमायाकारी के लिए ये भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो जिसकी एक बहुत बड़ी वजह समझ में आती है वो है CPEC। क्या सऊदी अरब CPEC में तीसरे फरीक के तौर पर शामिल होने जा रहा है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की गर्ज से मुल्क में घुसने वाले भारतीय जासूस दहशतगर्द कुलभूषण यादव की भारतीय हवालगी और काउंसलर रसाई के ऊपर आलमी इदारा इंसाफ में कल से हतमी समाअत शुरू होने जा रही है। कुलभूषण यादव, याद रहे, ये वही भारतीय जासूस दहशतगर्द है जिसको 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और वो अपने एतराफ़ी बयानात में भारतीय जासूस होने और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो करवाने का भी एतराफ़ कर चुका है। लेकिन भारतीय जो बेहिस्सी है और कम अकली है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लेना चाहिए कि वो भारत जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाने के हवाले से साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तुला रहता है, फिर भी वो नाकाम रहता है। वो एक ऐसे शख्स का केस लड़ रहा है जो खुद दहशतगर्दी का एतराफ़ कर रहा है। इससे ये भी साबित होता है कि भारत न सिर्फ दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है बल्कि इन्हें पालता भी है। भारत का ये जो दोगला चेहरा है, दोगली पॉलिसीज़ हैं, ये आलमी उफ़्क़ पर ये आखिर कब नुमाया होगा? जबकि पुलवामा हमले के बाद दोनों ममालिक में कशीदा होने वाले ताल्लुकात के पस मंज़र में होने वाली ये जो समाअत है जो कल से शुरू होने जा रही है, क्या इससे मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब हमें कराची से ज्वाइन कर, इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद से हैं, जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हैं, असलम रिजवी साबित सफारतकार हैं हमारे साथ, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट अहमद बिलाल सूफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि आपके शहर में रौनक लगी हुई है, शाही मेहमान की आमद हो चुकी है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल, बड़ी ज़बरदस्त इस्तकबालिया तकरीब हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेमिसाली। देखा जाए तो डिफेंस कॉपरेशन जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के, ये 3-4 दहाइयों से चलते आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सियासी सतह पर होने वाली ये जो तब्दीलियां हमें नज़र आ रही हैं, आप समझते हैं कि ये मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की खारजा पॉलिसी का नतीजा है? कामयाब खारजा पॉलिसी इसको कहा जाए, क्योंकि कहा जा रहा है, जो खबर है वो ये है कि 23 मार्च को जो परेड होने जा रही है उसमें मलेशियन वज़ीर आज़म, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं उस पर्सनैलिटी को, महातीर मोहम्मद साहब, वो इसमें मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वो भी अभी तक कंफर्म इत्तलात है कि वो भी आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की बेहतरीन सफारतकारी का नतीजा है, बेहतरीन खारजा पॉलिसी का नतीजा है ये तब्दीलियां। देखिए, वो महातीर मोहम्मद का आपने जिक्र किया तो मिसिज महातीर मोहम्मद इमरान खान की फ़ैन है। वो पिछली मरतबा जब गए थे तो उन्होंने बड़े कहा था कि क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ, तो वो यानी वो बड़े मासूमियत से। तो दूसरी बात यह है कि मैं एक सऊदी बिजनेसमैन का मजमून पढ़ रहा था, जो 30 सऊदी बिजनेसमैन आए हैं पाकिस्तान में, उसमें से वो टॉप पे यानी बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने सऊदी अखबार में एक आर्टिकल लिखा और उसमें लिखा कि हम पाकिस्तान को फिर से दरियाफ्त करने जा रहे हैं। इससे आप उनका अंदाज़ा लगाइए। 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी, वफाकी काबीना ने तवानाई के शोबे में सिर्फ 4.18 खरब के 5 मनसूबों की तौसीक दे चुकी है, यानी 4.18 खरब जो हैं वो सिर्फ तवानाई में है।
और इसके अलावा बिल्लो की और हवेली, बहादुर शाह पावर प्लांट सऊदीया ने लेने की ख्वाहिश, मुत्तहदा, और इसके अलावा मिनरल माइनिंग में दिलचस्पी, हलाल फूड, ज़राअत में, IT डिफेंस में। और आप इससे अंदाज़ा लगे जो हम तेल निकालते हैं वो हमारी ज़रूरियात का 40% है, लेकिन 25% जो खाम तेल है हम बाहर भेज देते हैं क्योंकि हमारे पास खाम तेल को साफ़ करने की सलाहियत नहीं है। तो ये जो 10 अरब डॉलर वाली गवादर ऑयल रिफाइनरी से हमें 25% तेल की बचत होगी। सऊदीया ने हमसे 2 लाख हेक्टर ज़मीन मांगी है और इसके अलावा और भी बड़े हैं यानी हैं, लेकिन ये जो हिस्ट्री है ये बड़ी दिलचस्प है इसकी। आप 1946 में जब जाते हैं तो कायदे आज़म ने एक वफ्द भेजा था MH असफानी की सरबराही में, मुस्लिम लीग का एक नुमाइंदा वफ्द, अक़वाम मुत्तहिदा। तो उसके ज़िम्मे था कि तरीक़े पाकिस्तान के लिए आलमी रहनुमाओं की हिमायत लेना। तो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास शुरू हो चुका था, चूँकि पाकिस्तान अभी बना नहीं था, लिहाजा मुस्लिम लीगी वफ्द को इजलास में दाखिल होने से रोक दिया गया। इस वक्त सऊदी वफ्द की क़यादत शहज़ादा फैसल, जो बाद में बादशाह भी बने, वो करीने पता चला, वो बाहर आए, मुस्लिम लीगी वफ्द से मिले, अपने होटल में अगले दिन ज़ोराना रखा, तमाम आलमी रहनुमाओं को मदऊ किया और इनसे कहा कि बरसीर के मुसलमानों का वफ्द आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। लिहाजा न्यूयॉर्क के होटल में वो हुआ। इसके बाद पाकिस्तान वारज़ वजूद में आया तो शाह अब्दुल अज़ीज़ पहले रहनुमा थे जिन्होंने कायदे आज़म को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। सकूत ढाका हुआ तो शाह फैसल इतने दुखी थे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश तस्लीम कर लिया, लेकिन उन्होंने बाद में किया। 65 की जंग में उनका जो बादशाह का जो बयान था कि हम खजूर कहवा पर गुजारा कर लेंगे मगर अपने भाई पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। फिर 71 में बैकडोर डिप्लोमेसी, फिर 88 में एटमी धमाकों और इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद सऊदीया ने 1 साल तक पाकिस्तान को 50,000 बैरल तेल यौमिया दिया। 2005 का ज़ल्ज़ला और 2010 का 11 के सैलाब और सऊदीया हमारे साथ रहा। इस वक्त 26 लाख पाकिस्तानी सऊदीया में हैं जिन्होंने 2017-18 में 4.8 अरब डॉलर का ज़र मुबादला भेजा, जो 29% बनता है बाहर के ज़र मुबादला से। तो 1900 है 3 अरब डॉलर जैसे स्टेट बैंक में उन्होंने रखवाए। तो 1966 में पहली बार शाह फैसल आए, फिर किंग फहद 4 मरतबा आए। और मज़े की बात है कि शाह सलमान अक्सर कहते हैं, जो आज के बादशाह हैं, कि पाकिस्तान मेरे दिल में बसता है, और शाह सलमान के जो दिल के डॉक्टर हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो ये एक बड़ी हिस्ट्री और एक बड़ा है, सऊदीया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। गिफ्ट का ऐलान किया, बड़ा तोहफा वो ये कि सऊदी विजिट वीजा, उम्रे का वीजा, इसमें तकरीबन 60 से 70% उन्होंने कमी की है। बड़ा जबरदस्त पाकिस्तानियों के लिए ऐलान है। असलम एक बात यह है कि जिस तरह मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह आगे कोई पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हो, कोई मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम हो, या आज अल्लाह करे जिस तरह अब सिविल मिलिट्री एक पेज पे है, करतारपुर का राहदारी खोलनी हो एक पेज पे, अफगानिस्तान वाला इशू हो एक पेज पे, UAE वाला इशू हो एक पेज पे, कतर वाला इशू हो एक पेज पे, सऊदी अरब वाला इशू हो एक पेज पे, मलेशिया वाला इशू हो एक पेज पे, चीन वाला इशू हो एक पेज पे। तो अल्लाह करे आगे भी ये हो, और यही होगा तो हमारा मुल्क क्राइसिस से आगे बढ़ूं जरा। असलम रिजवी साहब, सिफारतकारी आप कर चुके, इस तरह जो सालों बाद ऐसी सियासी सतह पर हम तब्दीलियां देख रहे हैं, आप इसे बेहतर सिफारतकारी का नतीजा कह सकते हैं असलम साहब? जी ज़रूर है। ये अपने प्राइम मिनिस्टर ने पहली जो अपनी फॉरेन ट्रिप की है वो सऊदी अरेबिया में की है। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ उन्होंने दिखा दी हैं कि हमारे फॉरेन पॉलिसी की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सऊदी अरेबिया की है। मगर ये देखने में आ रहा है कि ये जो ताल्लुकात की जो बात कर रहे हैं, पास्ट जो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं, तो रहे हैं, चलते आए हैं, सालों साल से चलते आए हैं। इस वक्त जो है क्या वजूहात है कि क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए हों। इसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि उनके, आपको पता है कि इंटरनली जो उनकी ये विज़न है 2030, उसमें कोई रेजिस्टेंस है, काफ़ी लोगों को वहाँ पे इतराज़ है, मगर वो एक सक्सेसफुली चाहते हैं कि ये इसको इम्प्लीमेंट करें। साथ साथ उनको जब 2014 में जो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, और इतनी बुरी हालत थी उस वक्त के वो उस वक्त बाद लोग बात करते थे कि उनको शायद IMF के पास जाना पड़े बेल आउट के लिए। उसके बाद अब लकीली ये देखने में आया उसके बाद, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई तो वहाँ के हालात थोड़े बेहतर हो गए। उसके अलावा उन्होंने ये जितने जो प्रिंसेस वगैरह हैं, रॉयल प्रिंसेस को जेल में डाल के उनसे पैसे स्क्वीज़ कर लिए, तो माली उनकी जो हालात है अब वो बेहतर हो गई हैं।
मगर उनको क्राउन प्रिंस को ये रियलाइजेशन हुई है कि अगर हम खाली ऑयल के ऊपर डिपेंड करेंगे तो ये फ्यूचर जो है इतना अच्छा नहीं है, तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और वो चाहते हैं आला मोड जो सऊदी दुबई ने किया है उसकी तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, अभी तक ये था कि उनकी अमेरिका की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे, यूरोप की तरफ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे, मगर वो खाशोगी के इंसिडेंट के बाद वहाँ से थोड़ा डिफरेंट उनकी इमेज आ रही है। यहाँ पे जो है ये भी जब उनको याद होगा कि जो डेवोस इन दी डेजर्ट जो था उसके अंदर बड़ा कम लोग आए थे वहाँ पे अटेंड करने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे। तो और लास्टली इनका ये है, अब इनकी विजन ये है कि हम इसको इसको डाइवर्सिफाई करें वर्ल्ड वाइड, अपनी जो है पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, और लुक ईस्ट करें। तो इसीलिए यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर दूसरे मुल्क जा रहे हैं फार ईस्ट की तरफ। जी मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, सऊदी वली अहद का दौरा सिफारती सतह पर कितनी बड़ी कामयाबी आपके नजदीक? बहुत बड़ी कामयाबी है, दूसरे मेहमान भी हैं और हमारा टाइम थोड़ा कम है आज, इसलिए कि हम देर से शुरू किया है। तो मैं जल्दी से एक दो पॉइंट बता दूं। पहली बात तो यह है शाजिया की बड़ी जबरदस्त बात है कि क्राउन प्रिंस ने खुद अपनी तकरीर में कहा कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस, अहमियत कितना है। जबरदस्त और गुड वो समझते हैं और कहते हैं ये एक फर्स्ट फ्रेज है, 20 बिलियन पहला फ्रेज है, वेरी गुड। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग इस विजिट पे किसका है? वो है वो 1-on-1 जो आर्मी चीफ के साथ ये करेंगे। बड़ा अनयूजुअल है ऐसे विजिट्स पे कि 1-on-1 क्राउन प्रिंस या किंग या फिर विद द आर्मी चीफ हो, मगर मैं बहुत खुश हूं कि ये हो रहा है। इसलिए फ्रैंकली इस हालात में हमें बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो सऊदी अरेबिया एक मुल्क है जो समझता है और शायद वो पूरा कर सके। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, मैं 20-25 ऑफिशियल स्टेट्स विजिट पे गया हूँ। इमरान खान साहब की इनफॉर्मेलिटी बड़ी अच्छी है, बड़ी इन्फेक्शियस है, मगर देखिए जिस तरीके से आज फिर खड़े होके उनको कहना पड़ा 2 पॉइंट्स जो मिस हो गए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको नोट्स बनाना चाहिए, एक दफ़े उठते हैं बात करने के लिए, एक तकरीर में ये सब करना चाहिए। ये इनफॉर्मेलिटी की शाजिया हद होती है, ये थापी देना ये वो, दिस इज नॉट, ये नहीं है कि वो बैठे हुए हैं पिकनिक पे, ये एक स्टेट डिनर है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ही गेट्स दैट स्ट्रेट। आपको लगता है उनको लिखी हुई तकरीर करनी चाहिए? नहीं, नोट्स तो कम से कम यार, भूल गए तुम कहने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, इत्तलात ये भी हैं, खबरें ये भी हैं कि अफगान तालिबान की भी पाकिस्तान में जो सऊदी वली अहद हैं उनसे मुलाकात का इम्कान है। हो सकता है कल उनकी ये मुलाकात हो जाए। अगर ये मुलाकात हो जाती है तो उस तनाजुर में जो अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो डायलॉग्स हुए हैं, जो एक पीस प्रोसेस चल रहा है जिसमें पाकिस्तान का भी रोल है, कितना अहम होगा अगर ये मुलाकात हो जाती है? शाजिया, मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि जहाँ तक मेरी इत्तला है अफगान तालिबान पाकिस्तान आए ही नहीं है और उनकी प्राइम मिनिस्टर से और इनसे मीटिंग नहीं हो रही, जहाँ तक मेरी इत्तला है। तो इस पे अभी मजीद बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि जब वो आए नहीं है और इसको डिनाई किया जा रहा है और कोई फॉर्मल इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन वो 2 बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसको पहले भी आपने सवाल किया, इस वक्त सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी डाइवर्सिफाई कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, जैसे कहा गया, और इस वक्त जो हाइड्रोकार्बन की कंजम्पशन है वो अमेरिका और वेस्ट में ड्रॉप हो रही है, कम हो जाएगी, बल्कि नेक्स्ट डेकेड में शायद बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो दे आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट, जिसके लिए वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, जहां पे एनर्जी एपिटाइट बहुत ज्यादा है, और इंडिया भी वो जा रहे हैं, जहां 1 अरब 27 करोड़ का एक मुल्क है, वो वहां पे एक बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो उन नई मार्केट्स की तलाश में भी हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो और कंजम्पशन जो है उनके ऑयल की नेक्स्ट 2 डेकेड्स तक वो होती रहे, ताकि जब दुनिया स्विच ओवर करे ऑल्टरनेट एनर्जी पे, तो उस वक्त तक खुद सऊदी अरेबिया डाइवर्सिफाई कर चुका हो।
फिर वो अपनी रियासत सऊदी वली अहद ने भारत भी जाना, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया, तो मौजूदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को लेकर कोई अहम कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है ये मुलाकात? मेरे ख्याल में शायद वो इमीडिएटली कल वाली मुलाकात में तो इस इशू को इंडिया जरूर इसको उठाएगा इशू को, और शायद उसमें इस वक्त तो कोई ऐसी इंप्रूवमेंट हमें नजर ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब दोनों मुल्कों में उनकी इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी तो इस टेंशन को कम करने के लिए शायद वो कोई कलीदी किरदार अदा कर सकें उस वक्त आने वाले दिनों में। और जो बात हिलाली साहब ने कही है, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू बी मोर फॉर्मल इन हिज इंटरेक्शन। ये दौरा कोई अचानक नहीं हुआ है, कितने दिनों से इसकी बात हो रही थी और तैयारी हो रही थी। तो अपने डायलॉग को, अपनी स्पीच को और अपने इंटरेक्शन को जितना वो फॉर्मलाइज करें, ऐसे अफेयर्स बड़े वेल रिहर्स्ड होते हैं, वेल टेक्स्ट होते हैं, और उनके स्टाफ में ये अहलियत है कि वो इस चीज को करें, और उनको अपना ये इनफॉर्मल स्टाइल खत्म करके इसको फॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्पीचेस में इसी इनफॉर्मल स्टाइल को बड़ा पसंद किया गया था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने स्पीच की थी तो बड़ी वाहवाह हुई थी कि देखे ना, नवाज शरीफ साहब तो लिखी लिखाई तकरीर करते थे, चले जाते थे। डोमेस्टिक हालात में असेंबली में खड़े हों, पब्लिक गैदरिंग में हो, मुल्क के अंदर बात कर रहे हो तो इनफॉर्मल स्टाइल शायद चलेगा, लेकिन कल महातीर मोहम्मद ने आना है, उनके साथ जब आप इंटरस्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो वहां बड़े नपे-तुले अल्फाज होते हैं, बड़े अल्फाजों को चुनकर उनका इंतखाब करके उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आई वुड से जो हिलाली साहब कह रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड हिज स्टाफ मस्ट कंसिडर दिस रिकमेंडेशन और उनको इसको फॉर्मलाइज करना चाहिए। असलम रिजवी साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। असलम साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से? जी, आई 100% एग्री, ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि मैंने अभी एक प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम किया है, तो मैं वो देख रहा था कि उनकी कैपेसिटी थी कि वो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी नोट्स के एक्सटेम्पोर बोल सकते थे, मगर अपने क्या नाम प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी ऑफिस में अभी आए हैं, उनको टाइम लगेगा कि सिमुलेट करें। ज़ियाउल हक़ का वो मुझे याद है कि एक ज़माना था कि उनको कुछ नहीं आता था, मगर ओवर द ईयर्स उनके बाद ये भी हो गया कि बगैर नोट्स के वो भी बातचीत कर सकते थे, कि जब तक कि उनको थोड़ी यहाँ पे टाइम गुजार लेंगे और एक्सपीरियंस हो जाएगी, बेहतर है कि पॉइंट्स नोट करके रखें। सही। भट्टी साहब, वैसे एक रिवायत चलती आ रही है कि ऐसे जब हाई प्रोफाइल विजिट होते हैं तो ऑपोजिशन को भी बुलाया जाता है, ऑपोजिशन लीडर को बुलाया जाता है, लेकिन जो हुकूमत का ये बयानिया है कि जो लोग जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं हम कैसे उनको बुला सकते हैं, तो ये दुरुस्त है हुकूमत का जो स्टैंड है इस हवाले से कि उनको ऑपोजिशन को नहीं बुलाना चाहिए था? देखिए, अब कितने लोगों पर करप्शन के चार्जेस हैं? शहबाज शरीफ साहब पर, नवाज शरीफ साहब तो चलो अंदर हैं, ख्वाजा साद रफीक भी अंदर हैं, इसके अलावा और कितने लोग हैं जिन पे चार्जेस हैं? तो इनको गो के मुझे पता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को या आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो को कार्ड ना भेजे जाते और बाकियों को भेजते तो किसी ने नहीं आना था, क्योंकि हमारे यहाँ गुलामी है, कोई जमहूरियत वो जमहूरी तो है नहीं कि चलो वो नहीं तो वो किसी ने, लेकिन भेजने चाहिए थे वो जो जिन पे, और जैसे राजा ज़फ़रुल हक़ मुतमिर आलम इस्लामी के प्लेटफार्म से आए हैं, इसी तरह उनके बाद जो है ख्वाजा आसिफ को भेज देते हैं, प्रोफेसर हसन इकबाल साहब को भेज देते। तो हाँ, इनको नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। और ये स्टेट टू स्टेट है, कोई ज़ाती नहीं। हम तो पहले तंग आए हुए हैं अपने बादशाहों की ज़ाती दोस्तियों से, जिसका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें चूंकि ये स्टेट टू स्टेट है, इसलिए इसमें बुलाने में कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। असलम रिजवी साहब, आपका बहुत जी जनरल साहब, जी जनरल साहब। जी, मैं ये कहना, मैं अरशाद भट्टी साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। जैसे जो लोग जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं और उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्डर होकर बिलियंस की करप्शन की है और उनके खिलाफ कोर्ट के केसेस भी आ चुके हैं, ऐसे लोगों का अच्छे मुआशरों में सोशल बायकाट भी होता है। और इस तरह की रिवायत में अगर वो वोट लेकर आ गए हैं तो उनका इस तरह का सोशल बायकाट करना भी एक रियलाइजेशन और एक पैगाम है। हिलाली साहब, आपकी भी यही राय है जब पब्लिक ऑफिस होल्डर बनते हैं? नहीं, शाजिया जनरल साहब समझे नहीं है। मैंने कहा है कि जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं उनको ना बुलाएं, मगर सारों पर करप्शन के चार्जेस नहीं है, बाकियों को जो जिन पर नहीं है उनको बुला लेना चाहिए। हिलाली साहब, आपकी भी यही राय है? ऑपोजिशन को बुलाने का जिस आदमी जो
बिल्कुल, जो कन्विक्ट हो गया, जिसके खिलाफ बेल एप्लीकेशन है, जो रिमांड पे है, उनको क्या कर रहे हैं? वो खुद नहीं आना चाहिए उनको। मेरे ख्याल में उनको खुद डिक्लाइन करना चाहिए। और भट्टी साहब सही कह रहे हैं, उनके नंबर 2s और नंबर 3s जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है, उनको जरूर बुलाना चाहिए। सही, ठीक है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। असलम रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। प्रोग्राम में वापस आएंगे तो हमें इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट अहमद बिलाल सूफी साहब भी ज्वाइन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, कुलभूषण यादव जिसको सजाए मौत हो चुकी, इंडिया इसको आलमी अदालत इंसाफ में ले गया। आलमी अदालत ने कहा कि सजाए मौत पर उस वक्त तक अमल दरामद ना किया जाए जब तक जो इंडिया ने दरखास्त दी हुई है आलमी अदालत इंसाफ में उसका फिर फैसला ना हो जाए। अब कल से भारत दलाइल का आगाज़ करेगा। 19 फरवरी को पाकिस्तान के वकला की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। आप नहीं समझते हिलाली साहब, इन 2 सालों में इतनी ज़्यादा तैयारी की जा चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी कहा कि पाकिस्तान का केस इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ख़ासकर हिलाली साहब, इस सिचुएशन में जब एतराफ़ जुर्म कर लिया जाए, जिस तरह कुलभूषण यादव ये कह चुका है कि हाँ पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में वो मुलविस रहा, उसको ये टास्क दिया गया। आप समझते हैं कि इन 2 सालों के बाद आज हमारा केस ज्यादा मजबूत हो चुका है? एतराफ़ जुल्म जो होता है शाजिया, अगर आप कैदी हो तो उस पर कोई ख़ास एम्फेसिस नहीं लिया जाती है। हमारा पॉइंट कुछ और है। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि उसने एतराफ़ ने किया, वैसे किया है। और उस इत्तराफ से पता, हाँ किया है, मगर और उससे पता भी चलता है कि इसका डिटेल्ड कितने डिटेल में दिया है कि नाम वाम लेके। तो इट इज नॉट द कन्फेशन, ये कहता क्या है कन्फेशन में, विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो है वो एविडेंस जो है, ये मूवमेंट का जो हमारे पास इसका है, 17 दफे ये आया था इंडिया से, इंडियन पासपोर्ट, जेन्युइन इंडियन पासपोर्ट विद फॉल्स नेम लेके फिर रहा है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रही है इसको। ये ऐसा नहीं है कि कोई फेक और फॉल्स पासपोर्ट में वो आया था। और मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारा जो टेक्निकल केस है वो भी बड़ा सख्त है। टेक्निकल केस हमारा ये है कि हम कह रहे हैं कि आईसीजे को हक नहीं है क्रिमिनल केसेस में डिसाइड करना, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। जब एक्सेस, देखिए हिंदुस्तान कहता है, जब हमने पूछा था हम इसको मिलना चाहते हैं, आप 16 मार्च 2016 को हमें दे देना था। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। हमारा केस ये है कि कभी पहले जासूस को एक्सेस नहीं मिला है, तो तुम क्यों समझते हो कि हमारी मजबूरी, हमारा लाजमी हम तुम्हें एक्सेस देते? तो हिंदुस्तान का जवाब यह है कि वियना कन्वेंशन जो गवर्न करता है ये रूल्स में, उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि हम एक्सेस स्पाई को नहीं मांग सकते। माने तो फिर हमने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हमने कहा 2008 में हमने आप इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन किया है जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई भी पार्टी, आइदर कंट्री सोचता है कि नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक्सेस वो ना देना चाहें तो वो जायज है, यू डोंट हैव टू गिव एक्सेस। तो देखिए केस हमारा है अच्छा, केस इज स्ट्रांग, बट कन्फेशन ऑन इट्स ओन इज नथिंग। वो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सही। अहमद बिलाल सूफी साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत अहमद बिलाल साहब, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि कुलभूषण यादव का केस कितना स्ट्रॉन्ग केस है पाकिस्तान की जानिब से? 2 साल की तैयारी के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान का केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है? जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पाकिस्तान का आर्गुमेंट यही है कि पहली बात ही कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हाँ। और दूसरी बात यह कि कोर्ट से जो कुछ इंडिया मांग रहा है वो कोर्ट नहीं ग्रांट कर सकता। इंडिया सारी प्रोसेस की एनलमेंट भी मांग रहा है कि जो फील्ड कोर्ट मार्शल की जजमेंट है उसको भी सेट असाइड किया जाए। सही। और उसके अलावा एक्सेस भी मांग रहा है। तो ये मेरा ख्याल है काफी एम्बिशियस रिलीफ है, और कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें यही बताती है कि नॉर्मली इस तरह का रिलीफ कोर्ट ग्रांट नहीं करता।
सही, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, वो ये कि अगर इसकी फांसी बरकरार रहती है वहाँ पर आलमी अदालत इंसाफ में भी, आलमी अदालत इंसाफ ये कहता है कि आप इसको फांसी नहीं दे सकते, पाकिस्तान इसकी ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो उसको फांसी हो चुकी, तो कितना लाजिम है पाकिस्तान पर कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल किया जाए? क्योंकि अमेरिका की 3 मिसालें हमारे सामने हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के इस पर इनकार के बावजूद, इसरार के बावजूद कि आप फांसी नहीं दे सकते, अमेरिका ने 3 मुजरिमों को सजाए मौत की जो थी उस पर अमल दरामद किया। तो हम पर भी क्या लाजिम है कि उनके फैसले पर अमल दरामद करें? जी देखिए, आईसीजे के फैसले जो हैं वो इन प्रिंसिपल तो उन पर अमल दरामद होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस नौयत का फैसला आने के इम्कानात इंतहाई महदूद हैं। अच्छा, वजह यह है क्योंकि जो इंटरिम ऑर्डर है उसमें भी कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि कोर्ट सिर्फ इशू की हद तक रहेगा और इसको अपीलेट कोर्ट के तौर पर ट्रीट ना किया जाए। सही। आपको लगता है कि इंडिया मजीद टाइम बार्गेन करने की कोशिश करेगा? जब देखें ना 2017 से 2019 2 साल का टाइम तो उनको ऑलरेडी मिल गया जब उन्होंने काउंसिल रसाई तक के लिए दरखास्त दी थी। आपको लगता है कि मजीद इंडिया की तरफ से कोशिश की जाएगी टाइम बार्गेनिंग की? वो भी कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जानिब से अगर ये कहा जाएगा कि अभी बाकी मामला की इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, जो उसने बेशुमार और बातें रही हैं तफ्तीश के दौरान, उसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, तो वो भी मामला इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, उसकी भी सेपरेट FIR शायद कटी हुई है और उस पर मजीद भी आगे बात जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर बिलाल साहब। जनरल साहब, पुलवामा हमले में कशीदगी के बाद अब ये समाअत होने जा रही है, आप समझते हैं ये समाअत जो है पाक भारत ताल्लुकात पे मजीद कशीदगी इसकी वजह से हो सकती है? नहीं शाजिया, देखिए मैं पहले इस कुलभूषण यादव वाले केस पे 2 मुख्तसर पॉइंट देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो कोर्ट ऑफ अपील और उसकी राइट और जुरिस्डिक्शन की बात बिलाल सूफी साहब ने की वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक पहलू और भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान इज नॉट इन अ हरी टू हैंग हिम एंड वी आर नॉट डिनाइंग जस्टिस टू हिम। अभी उनकी जो अपील है रहम की वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास पड़ी है। जब वो उस अपील को अगर वो टर्न डाउन भी कर देते हैं तो उसके पास ये हक है कि वो इस मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दे और वहां उसको काउंसलर एक्सेस भी होगी और वो तमाम तर दिफा के मौके उसे मुहैया किए जाएंगे ताकि हाई कोर्ट से वो रिलीफ ले सके। और अगर हाई कोर्ट भी सजाए मौत बरकरार रखती है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रहम की अपील कर सकते हैं और जब वो अपील भी टर्न डाउन हो जाएगी तो ओनली देन, जिस तरह हर पाकिस्तानी को, हर पाकिस्तानी सोल्जर को यह हक हासिल है, हर पाकिस्तानी शहरी को यह हक हासिल है कि वो इन तमाम अदारों से इंसाफ मांग सकता है, यही हक उसको भी हासिल है और पाकिस्तान उसको ये हकूक डिनाई नहीं कर रहा। लिहाजा इंडिया की जो प्ली है कि इसको जल्दी में सजा दी गई है, काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई, इसको रिहा करके हमारे हवाले कर दिया जाए, ये बड़ी एम्बिशियस प्रेयर है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनको ग्रांट नहीं कर सकती। तो इस एस्पेक्ट को सामने रखना बहुत जरूरी है। और जो बाकी केसेस की बात है, अभी तक उसे एक केस में सजा हुई है, जो बाकी केसेस हैं वो अभी पेंडिंग है, तो ये केस बहुत लंबा अरसा चलेगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको इंडिया को हवाले करने का हुक्म नहीं दे सकती है। सही, बिल्कुल। भट्टी साहब, अब जो पुलवामा वाला केस है जी, अभी जो पुलवामा वाला केस है उसको अगर आप देखें तो ये एक बड़ा प्री मेडिटेटेड उनका सोच है और ये जो अजीत डोवाल नाम का जो शख्स है वो बड़ा एक विशेष शख्स है और वो बड़ा एक क्रिमिनल माइंडेड है क्योंकि वो रा के बहुत सीनियर अफसर रहे हैं। उन्होंने कंस्पिरेसी प्लान करने में ही इज द मास्टर। तो ये उन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया उस जगह पे और उस वक्त जब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक टेबल पे बैठे हुए हैं तो दे वांटेड टू। सही, मुझे भट्टी साहब का भी कमेंट लेना है। भट्टी साहब, वक्त कम है, मुझे पता चला है आपने कोई प्रोग्राम के आखिर में कोई पोइम भी सुनानी है, नज़्म भी सुनानी है, तो सारा वक्त आपका हुआ। अब नहीं, मैं जो कुलभूषण पे तो अब मैं क्या कहूँ, वो तो इतने सीनियर हिलाली साहब और उन्होंने कह दिया। मेरा एक नज़म थी हिलाली साहब के लिए मैं लिख के लाया था, जुकीला एहतसाब, जिस मखौलिया एहतसाब, यानी अगर हिलाली साहब की ज़ुबान में ट्रांसलेट करें तो इसको कहते हैं फ़नी अकाउंटेबिलिटी। तो वो है बासी कीमा
बासी कीमा, मैली चादर, ठंडा हीटर, हार्ड गद्दा, होल नाइट में सुता, तकिए दी थां रख कर हाथ सज्जा, कच्चा अंडा, यक स्लाइस, ऊपर से नो अदर फूड चॉइस, शावर में देखा कैमरा, रह रह कर लज्जा आती है, हमें तो इस इत्साब में इंतकाम की बू आती है। आगे है जी, जेल दा चूना डिगे मुसलसल, बारिश विच याद आवे मालम जब्बा, 60 साला गड्डी विच मैं आया अदालत, बुजदार पुलिस काला धब्बा, बाथरूम की नो कुंडी, इनसाइड ट्रेडिंग डिस्टर्ब हो जाती है, हमें तो इस इत्साब में इंतकाम की बू आती है। फिजियोथेरापिस्ट के हाथ ठंडे, इधर आंख लगे उधर वो खंगे, कहकर पीछे का आगे से लंगे, बीपी चेक करते बाजू मुझसे मंगे, मैंगो पीपल को इतने करीब देखकर तबीयत घबराती है, हमें तो इस इत्साब में इंतकाम की बू आती है। और आखिरी है ट्रंप मुसलमान हो सकता है, मोदी पेश इमाम हो सकता है। ट्रंप मुसलमान हो सकता है, मोदी पेश इमाम हो सकता है, रोनाल्डो इंजमाम हो सकता है, मौलाना तारक जमील फयाज चौहान हो सकता है, मीरा हो सकती है, शकीरा, नवाज शरीफ इमरान हो सकता है, बट इस जुकीले माहौल विच नॉट पॉसिबल इत्साब, ना कुछ हासिल वसूल, ना आना इत्थे इनकलाब। ये इत्साब वेख के खुद इत्साब की हंसी निकल जाती है, हमें तो इस इत्साब में इंतकाम की बू आती है। हिलाली साहब, आपकी हंसी से मुझे लग गया कि आपको समझ आ गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वक्त बहुत कम था। बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।